गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने कल लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड टॉपिक जिसे हम कहेंगे। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से प्रोसेसेस ऑपरेट किए जाते हैं और बहुत से हमने क्वेश्चंस के जो आंसर्स है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम जानकारी लेंगे। अभी हमें डिटेल में देखना है कि लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सा प्रोसेसेस होते हैं, कौन सी प्रक्रिया है जो हमारे बॉडी में ऑपरेट की जाती है। उसमें हमें सबसे पहले देखना है रेस्पिरेशन, प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन और रेस्पायरेशन। आप जिससे जो पढ़ना है पढ़ सकते हो। रेस्पिरेशन और रेस्पायरेशन कहेंगे हम। तो इस प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है जो हमारे लिए यूज़फुल है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एज वेल एज टू अपटेक ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। ओके, तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे हम कहेंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टाइप का होता है, जो कि हम अपने नोज़ यानी नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन सराउंडिंग से अपटेक करेंगे और वो जो है हमारे लंग्स तक प्रोवाइड होगा। वहाँ से एक्सचेंज किया जाता है उस ऑक्सीजन का विद द हेल्प ऑफ आवर लंग्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अल्वेओली का, वहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज किया जाता है। यानी कि क्या करेंगे, आर्टरीज वहाँ पर जो वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगे, उसके अंदर ये ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाता है और वहाँ पर जो CO2 है बॉडी में बना हुआ, उसको वापस से लंग्स में लिया जाता है और हम थ्रू आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस। उसे हम सिंपली कहेंगे एक्सटर्नल ब्रीदिंग। ओके, तो दूसरा जो प्रकार टाइप जो हमने बताया था, फर्स्ट तो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फर्स्ट टाइप कौन सा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हम कहेंगे दो तरह का, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यानी कि इनहेलेशन किसका होगा तो ऑक्सीजन का, और एक्सहेलेशन किसका होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसे हम बॉडी रेस्पिरेशन भी कहेंगे, बाहर ऑपरेट किया जाता है। अब रेस्पिरेशन जो इंटरनली ऑपरेट किया जाता है उसे हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी हेल्प से हमारे बॉडी जो है, हमारे सेल के अंदर ATPs प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल करने वाली प्रोसेस है। तो एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बात आती है कि क्या सेलुलर रेस्पिरेशन में, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, हमारे जो कंज्यूम किया गया फूड स्टफ है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यानी हम कहेंगे ग्लूकोज मिला, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है। उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो दो तरह का ऑक्सीडेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला ऑक्सीडेशन, ये हो गया एक पहला टाइप कहेंगे हम। दूसरा टाइप जो होता है O2 के एब्सेंस में होने वाला ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हम जो कह रहे हैं यहाँ पर
एक्चुअली वहाँ पर होता क्या है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसके अंदर जो हिडन एनर्जी है उसे हम निकाल लेते हैं, उसी को कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप की जो होते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन होता रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भेजे जाते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से क्रेब्स साइकिल होती है, ऑपरेट की जाती है। उसके बाद में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन है, वहाँ पर भी किस तरह से रिडक्शन ऑक्सीडेशन होते रहता है, वो हम देखेंगे। फिलहाल हमें ऑक्सीडेशन देखना है ग्लूकोज का, जो कि पहला यानी कि फर्स्ट स्टेप है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों है, पहले हमें इस बात को समझना है, क्योंकि विदाउट दिस प्रोसेस वी कैन नॉट बी प्रोड्यूस एनर्जी। तो हमें हमारा मेन पर्पज़ क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, राइट। तो एनर्जी प्रोडक्शन करना है तो दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ O2 और अब्सेंस ऑफ O2। ये दोनों तरह से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, यानी ग्लूकोज को अगर हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया या ऑक्सीडाइज किया, यानी हम यहाँ ऑक्सीडाइज कर दिए, तो हमें लगभग नेट प्रोडक्शन जो होता है ATP का इतना होता है, 38 ATPs मिलेंगे। लेकिन अगर हम यही बात करें कि अब्सेंस में, अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यानी कि रेस्पिरेशन यहाँ पर हो रहा है लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ O2, तो वहाँ पर देखेंगे कि ओनली 2 ATPs और कहेंगे हम लेस देन 2 ATPs प्रोड्यूस की जाती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन का जो रेट है यहाँ पर वो कम हो जाता है और यहाँ पर जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह का रेस्पिरेशन, जैसा हम बता रहे हैं कि एक तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ये बात कर रहे हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन की, उसमें ये दो टाइप्स होंगे। दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ऐसा करेंगे हम, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ओके, O2 ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है यहाँ पर कहेंगे रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द absence of O2, ओके। तो ये दो तरह का रेस्पिरेशन होता है सेलुलर। अब बेसिकली अगर हमें डिफाइन करना है रेस्पिरेशन को, तो हम सिंपली ऐसे नहीं कह सकते कि इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो हमें उसे फुल्ली डिफाइन करना है। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। हम यहाँ इसको मिटाएंगे, यहाँ से। तो प्रोडक्शन ऑफ ATP by uptaking O2 from surrounding, प्रोडक्शन ऑफ ATP by uptaking O2 यानी ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एंड रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी और टिश्यूज ऑफ बॉडी
दिस प्रोसेस इज known as हम कहेंगे इसे रेस्पिरेशन। ओके, ये तो हुई हमारी मेन डेफिनेशन रेस्पिरेशन की, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय अपटेकिंग O2 यानी कि ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एंड रिलीज ऑफ CO2 कहाँ, इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बॉडी और टिश्यूज ऑफ बॉडी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन basically occur two types, basically two type of respiration is present. First is external respiration, that is body respiration, जिसमें हम O2 को अपटेक करते हैं और CO2 को रिलीज़ किया जाता है। और दूसरा जो टाइप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन अगेन डिवाइड इनटू टू टाइप। एरोबिक रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन हम किसे कहेंगे, रेस्पिरेशन ऑकर within a cell in the presence or absence of O2, right? This process is known as cellular respiration. So here एरोबिक रेस्पिरेशन होगा लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी रेस्पिरेशन होगा लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो नहीं होगा, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से दोनों टाइप के रेस्पिरेशन यहाँ ऑपरेट किए जाएंगे। तो हमें जो हमारा पर्पज़ है, मेन पर्पज़ जिसे हम कहेंगे बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है सेलुलर, तो उसका टारगेट क्या है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, यानी एनर्जी तैयार की जाती है। तो मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, तो हमारे फूड स्टफ्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा। हम और क्या कंज्यूम कर सकते हैं, फैट्स कंज्यूम करते हैं। और क्या खा सकते हैं, प्रोटीन्स खाएंगे, राइट। और क्या खा सकते हैं, यानी पी सकते हैं, अल्कोहल। ओके, तो सपोज दीज आर द सम काइंड ऑफ फूड्स और ड्रिंकिंग, वी कैन से वन काइंड ऑफ लिक्विड, और वी कैन से ड्रिंकिंग टाइप ऑफ बेवरेज। ओके, मान लीजिए हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट कितना, 1 ग्राम खाया, तो हमें लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो उसमें हमें मिलेगी 4 किलो कैलोरी एनर्जी। अगर फैट अगर हम लोग 1 ग्राम खा लेते हैं तो लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिल जाएगी। अगर हम प्रोटीन्स खा लेते हैं, 1 ग्राम, तो वहाँ भी हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। कितनी एनर्जी मिले हमें, 4 किलो कैलोरी। इतनी अगर अल्कोहल का हम 1 ग्राम कंजम्पशन करते हैं तो हमें मिल सकती है कैलोरीज़ में एनर्जी, 7 कैलोरीज़ में एनर्जी मिल जाएगी। तो ये कुछ फूड स्टफ्स है या हम कहेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा कि अगर हम टेम्परेट रीजन के लोगों को देखें, यानी कि हम अमेरिकन को देखें, यूएस वाले लोगों को देखें, तो वहाँ पर वो लोग अल्कोहल यानी ड्रिंकिंग रेगुलरली कर लेते हैं, क्योंकि उनको चाहिए एनर्जी, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है काफ़ी कम होता है, मिनिमम होता है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी, इसलिए उनको अल्कोहल से एनर्जी मिल जाती है। लेकिन हमें एनर्जी मिलेगी ये सोचकर हम इसे कंज्यूम नहीं करेंगे, हमें चाहिए ये वाले सब्सटेंस यानी ये फूड मटेरियल, हम इनको कंज्यूम करेंगे। हालांकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये इसे हम रेगुलरली कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमें और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो कॉमनली कंज्यूम किया जाने वाला फूड स्टफ है कार्बोहाइड्रेट। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है यहाँ पर हम कौन सा ज़्यादा फूड जो है कंज्यूम करेंगे। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा इस कार्बोहाइड्रेट से निकलने वाले
ग्लूकोज का, हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, उसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रेसिड्यूज ग्लूकोज होंगे, फ्रुक्टोज होंगे, वो सारे के सारे जो है अटैच्ड होंगे, तो वहाँ से ग्लूकोज से हमें एटीपी निकालनी होती है। तो सो दिस इज़ द मेन पर्पज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम सेलुलर रेस्पिरेशन देखेंगे अभी कि किस तरह से ग्लूकोज का यूज़ करके हमें जो हमारे लिए रेगुलरली जो हमें कौन सा भी वर्क ऑपरेट करने के लिए, कोई काम करने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो कैसे की जाती है, वो हमें देखना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, अगर मान लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, आपको पता होगा अभी कि किसे कहेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे हम रेस्पिरेशन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे कहेंगे। तो उसमें 3 तरह के स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस, यानी वहाँ पर कुछ उसे कहेंगे हम रिएक्शंस होती है। वहाँ पे पहली स्टेप में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, दैट इज़ द ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट साइकिल यहाँ पे ऑपरेट की जाती है ग्लाइकोलिसिस। सेकंड जो होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं हम, एक ग्लूकोज के साथ क्या क्या होता है, पहली बार तो ग्लाइकोलिसिस जाए, उसके साथ होगा ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट की जाएगी, और ये सब मेटाबॉलिक यानी कि हम कैटाबॉलिक पाथवे कहेंगे, कैटाबॉलिक पाथवे ऐसा भी कह सकते हो, ओके। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कहेंगे, मेटाबॉलिज्म यहाँ पर हो रहा है, यानी कि ब्रेक डाउन करना। हम अगर एनाबॉलिज्म कहेंगे, कैटाबॉलिज्म कहेंगे, तो किसी कॉम्प्लेक्स फूड को हम ब्रेक डाउन करके सिंपलर में कन्वर्ट करना, तो इसे हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। और अगर एनाबॉलिज्म कहना है तो किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से उसकी हेल्प से हम कोई ऑर्गेनिक फॉर्म बना रहे हैं, तो उसे एनाबॉलिज्म कहेंगे। तो यहाँ कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, पहली तो होगी ग्लाइकोलिसिस, दूसरी होगी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इज द क्रेब इज अ साइंटिस्ट जिनके नाम से इस साइकिल को या इस रिएक्शन को ये नाम दिया गया है। इसका और एक नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ओके। ऐसा क्यों दिया गया है, जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तब हम आपको बता देंगे, वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्यों इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नाम दिया गया है, ओके। और थर्ड जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इन तीनों स्टेप्स के गुजरने के बाद तब जाकर हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लगभग 38 एटीपीज एरोबिक रेस्पिरेशन से मिल जाती है। तो इन स्टेप्स को हमें देखना है, यहाँ किस तरह से ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट की जाती है, वो कहाँ होती है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, और कौन से प्रोडक्ट जो है यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस और लिसिस, यहाँ पर मीनिंग अगर आप ग्लाइकोलिसिस का निकालोगे तो ग्लाइको मीन्स शुगर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ओके। शुगर का ब्रेक डाउन करना सिंपली हम कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डेफिनेशन इसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज in step by step within a cell,
to produce energy is known as or is called as glycolysis, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप। कहाँ पर? तो विद इन अ सेल टू प्रोड्यूस। किस लिए कर रहे हैं? तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। ओके, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है। तो ये ग्लाइकोलिसिस पहले तो आप जान लीजिए ये ऑपरेट कहाँ किए जाते हैं? ऑकर इन साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म अब आपको पता होगा ये कोई सेल है, मान लीजिए एनिमल सेल है। यहाँ पर सेंट्रली लोकेट करेंगे हम न्यूक्लियस को, और ये जो यहाँ पर फ्लूइड पार्ट होता है, यहाँ पर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, और यहाँ पर कहीं हमने माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दिया, सर्कुलर डीएनए होता है उसका खुद का। ओके, इस तरह से कोई सेल है, तो जब भी डाइजेशन कंप्लीट होगा, यानी मान लीजिए ये हमारा इसोफेगस है। ओके, और ये कनेक्टेड है हमारे स्टमक से। ओके, अब यहाँ पर ये सारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, और यहाँ से होकर इधर से ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर सिंपली एक रफली। तो इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ओके, दिस इज एनस। तो यहाँ से कोई फूड, सपोज कीजिए ये माउथ है। ओके, माउथ है, तो माउथ से फूड जो है ट्रैवल करेगा यहाँ से। ये क्या है? इसोफेगस। ओके, इसोफेगस। यहाँ से ये क्या है? स्टमक। यहाँ है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें जो है ये सपोज कीजिए ये ग्लूकोज हुआ, और इसको भेजा जाता है ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड वेसल में। यहाँ ग्लूकोज आया, ये क्या है? ब्लड वेसल है, राइट। तो ये ब्लड वेसल में से ग्लूकोज जिस सेल को चाहिए वहाँ पर भेजा जाता है। लाइक हियर हमने दिखा दिया है कि मान लीजिए इस सेल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चला गया। जाने के बाद इसके साथ क्या होगा? इस ग्लूकोज के साथ होगा, यहाँ पर ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के साथ पहले तो उस साइटोप्लाज्म में अगर वहाँ ऑक्सीजन वाला सेल है, वहाँ उस सेल के अंदर रेगुलरली ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत से, यानी कि अगर हम बात करें मसल सेल्स की या मसल सेल्स की बात करें, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी डेफिशिएंसी हमें दिखाई देती है। तो मसल सेल में ऑपरेट होने वाला रेस्पिरेशन कौन सा होगा? सेलुलर। तो वो होगा एनारोबिक टाइप का। तो वहाँ पर एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी का और कोई सेल है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, अवेलेबल होगा, तो वहाँ पर ऑपरेट होगा एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन। तो वहाँ ग्लूकोज के साथ फिर ग्लाइकोलिसिस पहले ऑपरेट किए जाएगी। तो समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही ग्लूकोज यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में बन गया, उसके बाद उसे डंप किया गया कहाँ पर? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कि उस ग्लूकोज को उस ब्लड में जितने सारे भी न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं उनको बॉडी के हर हिस्से को प्रोवाइड करना, सप्लाई करना। तो यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है हर सेल को जहाँ जहाँ ग्लूकोज की
यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होगी, वहाँ ग्लूकोज जाएगा। ग्लूकोज के वहाँ पहुँचने के बाद उसके साथ ऑपरेट होगी, पहले तो अगर वो सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वहाँ पहले होगी ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद में होगी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसके बाद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो होगा यहाँ पर, यहाँ यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम क्या कहेंगे, ये तो ऑपरेट हो गई, ये पहली साइटोप्लाज्म में। अगर हम उसे टीसीए भी कहेंगे, टीसीए साइकिल, ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल कह सकते हैं, ये सेकंड वाली। और ये थर्ड वाली कौन सी हमारी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये दोनों कहाँ ऑपरेट होंगे, तो ये होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऑपरेट होना है, किस तरह के साइकिल अगर ऑपरेट होनी है, तो उन्हें चाहिए ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो, इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो यहाँ पर क्रेब साइकिल होना ज़रूरी है। अब बात करें हम और कहाँ पर ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, ऐसा कौन सा सेल हो सकता है। और मसल सेल में हम कहेंगे कि वहाँ पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, लेकिन आरबीसीज को देखिए, यानी इरिथ्रोसाइट्स को, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ पर भी एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन ऑपरेट किया जाएगा। तो एरोबिक टाइप का हम यहाँ पर बात करेंगे, एरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन में फर्स्ट जो प्रोसेस होने वाली है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस माने process of oxidation of glucose by step to produce energy within a cell. This process is known as glycolysis. ओके, तो इस साइकिल को हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। और रेस्पिरेशन में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बार देख लीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो फर्स्ट होगा नोज में कौन, नॉस्ट्रिल्स एंड हेयर। ओके, ये तो होने वाले हैं, नोज में नॉस्ट्रिल्स एंड हेयर्स होंगे। सेकंड वन वो कहाँ जाएगा, तो हमारे पास एक प्लग होगा वहाँ पर, फेरिंग्स का, फेरिंग्स या लैरिंग्स वाला प्लग होगा वहाँ पर। यहाँ लिखेंगे हम फेरिंग्स और लैरिंग्स। ओके, उसके बाद में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो विंड पाइप होगा यहाँ पर, इसोफेगस नहीं, हम इसे कहेंगे विंड पाइप, और उसे हम ट्रैकिया भी कह सकते हैं, ट्रैकिया। ओके, फिर जाएंगे हमारे लंग्स के पास, फिर होगा कौन, लंग्स के अंदर अल्वेओली, अल्वेओलाई होंगे दोनों तरफ, दोनों लंग्स में। तो ये है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। तो इनकी हेल्प से ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो किया जाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल, जैसा कि हमने पिछले सवाल में, पिछले क्लास के एक सवाल था कि एनर्जी प्रोडक्शन में सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल है, तो यहाँ देखा जाए तो हमें यहाँ पर समझ में आना चाहिए, ब्लड वेसल्स के अंदर जब ग्लूकोज जा रहा है तो ये ग्लूकोज जो है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट किया जा रहा है थ्रू आउट द बॉडी। ओके, तो कल के क्लास में हम ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे। थैंक यू।